बच्चों वेलकम बैक। हम लोग अपने आईसी इंजन के 10वें लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं 3-4 मिनट में पिछली बात को रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। बेटा एक तरह से हम लोगों ने 4 स्ट्रोक साइकिल को समझ लिया है। जब हम 4 स्ट्रोक साइकिल कहते हैं का मतलब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी हो गया, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन भी हो गया, लेकिन अभी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कुछ बातें बाकी हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। एग्जाम में उनसे प्रश्न बनते हैं और आपके कुछ ज्ञान के लिए भी जरूरी है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में उसको करेंगे। आइए थोड़ा जो हम लोगों ने 4 स्ट्रोक साइकिल पढ़ी है उसी को थोड़ा सा एक नए तरीके से देखें। एग्जाम में इससे भी प्रश्न आते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। बेटा हमने क्या किया है, ये वर्किंग मीडियम की एक टेबल बनाई है। ऐसा इंजन का मतलब पेट्रोल इंजन आम बोलचाल में, और सीआई इंजन का मतलब डीजल इंजन। क्योंकि ये 4 स्ट्रोक साइकिल है तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उसमें 4 प्रक्रम या 4 काम होने जरूरी हैं। कौन कौन से? सक्शन, कंप्रेशन, पावर या एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। अब पेट्रोल इंजन में सक्शन के दौरान क्या होता है सर? चार्ज का सक्शन होता है। चार्ज का मतलब पेट्रोल प्लस एयर का होमोजीनियस मिक्सचर कहां तैयार होता है? कार्बोरेटर में। तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, इनलेट वॉल या सक्शन वॉल खुला रहता है, चार्ज का सक्शन होता है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है पेट्रोल इंजन में? सर सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में चार्ज होता है, चार्ज का सक्शन होता है। वेरी गुड। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है सर? इसी चार्ज का कंप्रेशन होता है। तो सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों में ही वर्किंग मीडियम क्या होता है पेट्रोल इंजन में? सर चार्ज का सक्शन हुआ, चार्ज का कंप्रेशन हुआ। लेकिन अब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है उस वक्त स्पार्क प्लग से चिंगारी आती है, फलस्वरूप चार्ज जल उठता है। चार्ज के जलने से क्या होता है? कंबशन गैसेस बनती हैं। कौन सी गैसेस? कई बार पीछे पड़ चुके हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड और जल वाष्प। ये कंबशन गैसेस अपना दबाव डालती हैं जिससे एक बल मिलता है और हमें मिलता है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? वर्किंग मीडियम चार्ज होता है? नहीं सर, कंबशन गैसेस। इसका मतलब कंबशन प्रोडक्ट्स। अब जब इस कंबशन प्रोडक्ट से हमने एनर्जी ले ली तो इनका प्रेशर टेम्परेचर गिर जाता है। अब हम करना क्या चाहते हैं? इनको एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खोल के बाहर फेंकना चाहते हैं ताकि हम फिर से नया चार्ज सक करें, कंप्रेस करें, पावर पाएं और एग्जॉस्ट करें। तो इसका मतलब एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक के दौरान क्या रहेगा? वर्किंग मीडियम कंबशन प्रोडक्ट, और एग्जॉस्ट के दौरान क्या रहेगा? यही कंबशन प्रोडक्ट। लेकिन इन दोनों कंबशन प्रोडक्ट में फर्क होगा। इसकी इंथैल्पी हाई होगी, इसका प्रेशर टेम्परेचर हाई होगा, इसमें एनर्जी है, परंतु जब ये एक्सपेंड हो चुकी हैं तो इसकी इंथैल्पी लो हो चुकी है, अर्थात इसका प्रेशर टेम्परेचर गिर चुका है। तो दिस इज द वर्किंग मीडियम। सक्शन में, कंप्रेशन में चार्ज का सक्शन हुआ, चार्ज का कंप्रेशन हुआ। पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक में और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में अब चार्ज जैसी कोई चीज नहीं है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है कंबस्टन प्रोडक्ट्स। दिस वाज ऑल अबाउट 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। परंतु डीजल इंजन में क्या होता है सर? डीजल इंजन में एयर का सक्शन होता है, एयर का सक्शन होता है और फिर इसी एयर का कंप्रेशन होता है। परंतु ये जो कंप्रेशन होता है इस वाले कंप्रेशन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेशन रेशियो पे होता है। मींस डीजल इंजन में हम एयर को ज्यादा कंप्रेस करते हैं। क्यों सर? यहां पे हम चाहते थे कंप्रेस करना क्योंकि हमें मालूम है कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो हमारे इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। लेकिन सर उसमें अगर हम ज्यादा कंप्रेस करते तो अंदर का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता। सर प्रेशर बढ़ने से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर पेट्रोल के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता था तो क्या होता था? प्री इग्निशन या डिटोनेशन का खतरा था। परंतु चूंकि यहां सिर्फ एयर सक हुई है सर, हम एयर को कंप्रेस कर रहे हैं तो हम जितना भी कंप्रेस करना चाहें कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार के डिटोनेशन या प्री इग्निशन खतरा नहीं है। तो एयर सक होती है और एयर कंप्रेस होती है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में अंदर का तापमान काफी ज्यादा होता है। कितना होता है? 450-500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है उस वक्त हम ऊपर से फुहार के रूप में एटोमाइज्ड फॉर्म में क्या भेजते हैं? डीजल भेजते हैं। अब जो डीजल भेजते हैं उसका प्रेशर इनसाइड प्रेशर से ज्यादा होता है। तो अब क्या आता है? डीजल। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में क्या आया? गरम गरम वायु है, उसमें आएगा डीजल। डीजल क्या होता है? एटोमाइज होता है और फिर वेपोराइज होता है। उसके बाद उस एयर के साथ मिक्सचर बनाता है और जल उठता है। जलाने के लिए चिंगारी की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप जल जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर 450-500 डिग्री सेंटीग्रेड है
और डीजल का प्रज्वलन तापमान इग्निशन टेम्परेचर 210-220 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जब फ्यूल जल जाता है तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या मिलती है, फिर वही मिलती है कंबशन प्रोडक्ट, और इसी को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक में निकाल के बाहर फेंकते हैं। इसका मतलब सक्शन में यहां चार्ज का सक्शन हुआ लेकिन यहां एयर का सक्शन हुआ, कंप्रेशन में यहां चार्ज का कंप्रेशन हुआ और चिंगारी से जला, यहां पे एयर का कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में ऊपर से डीजल आया और ये डीजल जो आया फुहार के रूप में आया और ये अंदर आते ही जल उठा। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन ज्यादा हुआ था, कंप्रेशन रेशियो हाई था, फलस्वरूप अंदर का टेम्परेचर हाई था और आते ही डीजल जल उठा। लेकिन एक्सपेंशन के दौरान यहां पे भी कंबशन प्रोडक्ट है, यहां पे भी कंबशन प्रोडक्ट है, एग्जॉस्ट के दौरान यहां पे भी कंबशन प्रोडक्ट है, यहां पे भी कंबशन प्रोडक्ट है। तो बेटा आपके कई गाइडों में आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। पेट्रोल इंजन में सक्शन के दौरान क्या होता है? एयर होती है, पेट्रोल होता है, एयर प्लस पेट्रोल होती है, कुछ नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? एयर प्लस पेट्रोल होती है। एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान क्या होती है? एयर होती है, पेट्रोल होती है, डिफरेंट गैसेस का मिश्रण होता है, कुछ नहीं होता है तो डिफरेंट गैसेस का मिश्रण होता है। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये बेटा हम लोगों ने वर्किंग मीडियम के बारे में जो किया था उसी बात को सारांश के रूप में लिख दिया। अब इसी से संबंधित एक दो प्रश्न हैं जो गाइड में आपको मिलेंगे, तो हम लोग उसको भी देखते हैं थोड़ा सा। आइए अब बेटा देखिए, हम लोगों ने इस बात को तो देख लिया, अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान, अब ये सक्शन हो एसआई इंजन में हो तो चार्ज का सक्शन, सीआई इंजन में हो तो एयर का सक्शन है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान प्रेशर कितना रहता है? प्रश्न क्या है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान प्रेशर कितना रहता है? पेट्रोल इंजन है तो कह रहा है सक्शन के दौरान जो अंदर चार्ज आता है उसका प्रेशर कितना रहता है। अगर डीजल इंजन है तो पूछ रहा है सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो अंदर एयर आती है उसका प्रेशर कितना रहता है। फिर मैंने आपको बताया है सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी पे रहता है, सक्शन वाल्व खुलता है, अपने आप नहीं खुल जाता है, उसको खोलने का पूरा मैकेनिज्म होता है, आज अभी पढ़ेंगे उसको हम लोग। सक्शन वाल्व खुलता है और पिस्टन को हम धीरे से टीडीसी से बीडीसी की तरफ लाते हैं। जैसे ही हम इसको टीडीसी से बीडीसी की तरफ लाते हैं बेटा, तो ये जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है जिसमें कुछ ना कुछ है, और इसमें क्या है हम लोग देख चुके हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। किसका एग्जॉस्ट हो रहा है? कंबशन गैसेस का। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान पिस्टन जहां पे कहां पे जाके रुक गया? टीडीसी पे जाके रुक गया। जब टीडीसी पे जाके रुक गया, एग्जॉस्ट वाल्व खुला है, तो यहां से एग्जॉस्ट गैस निकलने लगी। निकलते 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 इस एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर जब 1 बार के बराबर हो गया, अब इसमें क्या है? क्लियरेंस स्पेस में क्या है? एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जली हुई गैसेस हैं जिनको आप बाहर निकालना चाहते थे। अब एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है लेकिन बाहर का प्रेशर भी 1 बार, इनका प्रेशर भी 1 बार, तो क्या ये जा पाएंगी? नहीं। इसका मतलब क्या फंस गया? 1 बार की जली हुई गैसेस फंस गई। अब जैसे ही सक्शन वाल्व खुलेगा तो ये जो गैसेस हैं, सक्शन वाल्व खुला और आपने पिस्टन को नीचे किया, जैसे ही आपने पिस्टन को नीचे किया तो आयतन बढ़ गया, और नीचे किया तो आयतन बढ़ गया। अगर आयतन बढ़ गया तो इनका प्रेशर 1 बार रहेगा कि 1 बार से कम। तो जैसे ही सक्शन करेंगे आप तो ये जो गैस है ये एक्सपेंड करेगी, प्रेशर 1 बार से कम हो जाएगा। तो इनसाइड प्रेशर 1 बार से कम हो गया और बाहर से जो चार्ज आ रहा है या एयर आ रही है, निर्भर करेगा, पेट्रोल इंजन तो चार्ज आएगा, डीजल इंजन है तो एयर आएगी। वो जैसे ही अंदर आएगी तो अंदर प्रेशर क्या है? बिलो एटमॉस्फेरिक। तो वास्तव में क्या होता है, जब सक्शन होता है तो बाहर से एयर या बाहर से चार्ज अंदर आती है, उसका खुद का प्रेशर 1 बार है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01 बार है, हम उसको 1 बार बोल रहे हैं आसानी के लिए। तो 1 बार पे वो है और वो अंदर आ रही है। अगर वो अंदर आ रही है इसका मतलब कि अंदर का प्रेशर 1 बार से कम है। तो उत्तर क्या निकला? सक्शन स्ट्रोक के दौरान चाहे चार्ज का सक्शन हो या एयर का सक्शन हो, अंदर का प्रेशर क्या होता है? आपके पास 3 उत्तर हैं। अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अंदर का प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और अंदर का प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो आंसर क्या है कि सर इनसाइड प्रेशर, सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है या सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। क्लियर हो रही है बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब बस आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान प्रेशर कितना होता है? तो किस इंजन में?
पेट्रोल में कि डीजल में? मैंने कहा बेटा पेट्रोल हो या डीजल हो, दोनों ही अवस्थाओं में एग्जॉस्ट होगा। किसका एग्जॉस्ट होगा? कंबस्शन प्रोडक्ट्स का। अर्थात जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स थे, कंबस्शन गैसेस थी, जिनके एक्सपेंशन से तुम्हें कार मिला है, अब तुम इसको फेंकना चाहते हो। कैसे फेंकोगे? सर पिस्टन चलेगा बीडीसी से टीडीसी, एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा। अब सोचो, अब तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो और ये गैसेस को बाहर फेंक रहे हो, बाहर का प्रेशर 1 बार है। तुम इन गैसेस को अगर बाहर फेंक रहे हो तो मानी बात है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान तुम्हारा प्रेशर कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेयर से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान प्रेशर कितना होगा? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो ये 2 प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, धड़ल्ले से आते हैं। सक्शन स्ट्रोक के दौरान या सक्शन प्रोसेस में प्रेशर कितना होता है? सर बिलो एटमॉस्फेरिक, वास्तव में बिलो एटमॉस्फेरिक होता है। परंतु आगे जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेंगे। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान सर प्रेशर कितना होता है? एग्जॉस्ट तभी हो पाएगा, मुझे कोई चीज फेंकनी है, मुझे एटमॉस्फेयर में फेंकना है एयर, तो मैं कैसे फेंक सकता हूं? तो ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तभी आ रहा है। मुझे एटमॉस्फेयर से एयर खींचनी है, मैं अब खींच रहा हूं, तो इनसाइड प्रेशर विल बी लेस, तभी हम खींच पा रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों प्रश्नों के जवाब मिल गए। तो अब आपको सक्शन के दौरान वर्किंग मीडियम क्या होता है, सक्शन के दौरान प्रेशर क्या होता है, एग्जॉस्ट के दौरान वर्किंग मीडियम क्या होता है, एग्जॉस्ट के दौरान प्रेशर क्या होता है। रही बात, अगर हम लोग बात करें बेटा इसकी थोड़ा कंप्रेशन और एक्सपेंशन में, तो कंप्रेशन एक्सपेंशन में मानी बात है सक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, परंतु वॉल्व बंद हो गए, कंप्रेशन में इससे ज्यादा होता है। ठीक है, और एक्सपेंशन में प्रेशर जो भी होता है उससे गिरता है। जो हम लोग गैस पावर साइकिल पढ़ेंगे तो आपको प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब चीज साफ साफ दिखाई देगी। परंतु ये 2 प्रश्न जो थे ये आपके एग्जाम में चूंकि आते हैं तो मैंने डिस्कस कर दिए। तो हम लोगों ने बेटा आज अपनी पिछली पढ़ाई को ही एक तरह से रिवाइज किया, लेकिन अब हम कुछ नई बातें पर डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने जो बातें की हैं ये सारी बातें पिछले क्लास से रिलेटेड थी, लेकिन समराइज फॉर्म में थी, पूरे एक साथ थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए अब हम अपने चलते, अच्छा देख के बताइए ये पेट्रोल इंजन है कि डीजल इंजन? सर एयर फिल्टर है, तो एयर फिल्टर तो दोनों में होता है। सर कार्बोरेटर नहीं है, और यहां पे सर एटोमाइजर या इंजेक्टर या नोजल, मैंने कल बताया था बेटा, एटोमाइजर बोलो या इंजेक्टर बोलो या नोजल बोलो एक ही बात है। सर इसका मतलब स्पार्क प्लग तो दिख नहीं रहा, तो सर ये पेट्रोल इंजन नहीं है। अब ये कौन सा है? सर ये सक्शन वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, तो सर ये डीजल इंजन है। तो चित्र में एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन दिखाया गया है। अब प्रश्न एग्जाम में क्या आता है, इस फ्यूल पंप से जब हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो जिस प्रेशर पे हम फ्यूल अंदर फेंकते हैं इसको हम कहते हैं इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर, तो प्रश्न क्या है जरा समझिएगा बेटा। प्रश्न यह है कि डीजल इंजन में फ्यूल पंप से जो हम प्रेशर बना के तेल को अंदर फेंकते हैं या जो इंजेक्शन प्रेशर होता है वो कितना होता है, यह है प्रश्न। तो हम लोगों ने कल पढ़ाई के दौरान देखा था कि डीजल इंजन में एयर का सक्शन होता है, सक्शन स्ट्रोक के अंत में सक्शन वाल्व बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व तो पहले से ही बंद है, दोनों वाल्व बंद होते हैं और हम इस एयर को कंप्रेस करते हैं। लेकिन कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? सर ज्यादा होता है। कितना होता है? सर 16 से 22, 24 कंप्रेशन रेशियो पे कंप्रेस करते हैं। जब कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है तो अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब अगर अंदर का प्रेशर मान लीजिए कल उदाहरण हम लोगों ने लिया था 70 बार है, तो इंजेक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए? 71। लेकिन अगर अंदर का प्रेशर 80 बार है, इंजेक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए? 81। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो डीजल इंजन है उसमें जो फ्यूल पंप होता है उससे जो हम प्रेशर डेवलप करते हैं अंदर डीजल को भेजने के लिए सामान्यतः कितना होता है। एक चीज तो तय है कि दिस इंजेक्शन प्रेशर, इसको हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, इंजेक्शन प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। किसका? एयर का जो अंदर प्रेशर है। कब? कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। अब अगर वो 70 है तो 71। अब कितना होता है? अब सर अंदर जितना भी होगा उससे ज्यादा होगा। नहीं, तो अब उत्तर देना है। तो अब बेटा जनरली आप समझिए ये प्रेशर जो इंजेक्शन प्रेशर होता है ये सामान्यतः 150 बार के आसपास होता है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना है।
मान लीजिए कंप्रेशन रेशियो 16 है डीजल इंजन का, तो मे बी ये 100 हो। अगर मान लीजिए ये 20 है तो हो सकता है 150 हो। अगर ये मान लीजिए 24 है तो हो सकता है 180 बार हो। लेकिन अमूमन 100-150 बार तो 150 बार होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसा कह रहे हैं तो हम कहते हैं कन्वेंशनली इंजन। कन्वेंशनल इंजन मतलब पारंपरिक इंजन्स में, मॉडर्न इंजन्स की बातें नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा अलग है। तो अब जनरल वे में पूछा जाए कि डीजल इंजन में जो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं उसका प्रेशर कितना होता है, या फ्यूल पंप से डीजल का प्रेशर कितना बढ़ाते हैं, तो जवाब है सर सामान्यतः सर 150 बार, 160, 70, 120 बार, इस रेंज में रहता है। वो आंसर देख के आइडिया लगेगा। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है नहीं, मॉडर्न डीजल इंजन में, जरा ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, आधुनिक डीजल इंजन में प्रेशर कितना होता है। सर आधुनिक में प्रेशर अलग होता है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा, आधुनिक में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आधुनिक में प्रेशर कितना होता है? मैंने कहा मॉडर्न डीजल इंजन जो होते हैं, पहली बात समझिए यहां, जब हम कहते हैं मॉडर्न डीजल इंजन है तो मॉडर्न डीजल इंजन का मतलब है, आगे चल के बेटा इसको हम लोग क्लियर करेंगे, फिलहाल नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडर्न डीजल इंजन का तात्पर्य है CRDI इंजन। फिर CRDI क्या होता है? मैंने कहा चौथे चैप्टर में आएगा। मैं एक बार नाम बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, जो आज के हमारे डीजल इंजन होते हैं, मॉडर्न इंजन, वो सब CRDI होते हैं। उसमें जो ये इंजेक्शन प्रेशर होता है, ये जो इंजेक्शन प्रेशर है, ये लगभग 1000 बार या इससे ज्यादा होता है, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा होता है। इसका मतलब अब आप समझिए, अगर वो कह रहा है मॉडर्न डीजल इंजन तो वे 100-150 वाला आंसर नहीं चलेगा, 1000, 1500, 2000, 3000। लेकिन वो पूछ रहा है सामान्य डीजल इंजन, पारंपरिक डीजल इंजन, तो अब आपके बात समझ में आ गई। सर ये बताइए कि 150 बार है, ये 1000 बार है, तो सर 1000 बार अच्छा है क्या? तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको 2 उत्तर बताए। अगर डेटा आपको दे रहा है 10 बार, 20 बार, 60 बार, 100 बार, 150 बार, तो आंसर आप लेंगे 150 बार। बट डेटा दे रहा है मॉडर्न डीजल इंजन में प्रेशर होता है 5 बार, 70 बार, 80 बार, 1000 बार, तो आंसर लेंगे 1000 बार। तो मॉडर्न डीजल इंजन का मतलब है कि वो कहना चाहता है जो आधुनिक डीजल इंजन है वो CRDI होते हैं। क्या होता है चैप्टर 4 में देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको जरा प्रेशर का एक आइडिया दे दिया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर इसी प्रेशर पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मैंने कहा आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। सर ये बताइए, सपोज कीजिए कि हमारे डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो है मान लीजिए 20, और जब हम 20 कंप्रेशन रेशियो पे एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो प्रेशर डेवलप हुआ है, कंप्रेशन स्ट्रोक के जो अंत में प्रेशर डेवलप हो गया है एयर का, इस एयर का प्रेशर कितना है जब ये TDC पे पहुंचा? मान लीजिए कि ये प्रेशर है 80 बार। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि इंजेक्शन प्रेशर क्या होगा। आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन प्रेशर होगा 60 बार, इंजेक्शन प्रेशर होगा 80 बार, इंजेक्शन प्रेशर होगा 85 बार, या इंजेक्शन प्रेशर होगा 150 बार। तो अब बात समझने की कोशिश करिएगा। सर इन चारों में से ये 60 बार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 60 बार होगा तो अंदर तेल जाएगा ही नहीं, क्योंकि तेल का प्रेशर है 60 बार, अंदर प्रेशर है 80 बार, सर हो ही नहीं सकता। सर अंदर प्रेशर भी 80 बार है, बाहर भी 80 बार है, तो जाएगा ही नहीं। सर आपको अंदर तेल फेंकना है तो आपका जो इंजेक्शन प्रेशर है वो सर 80 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या हो सकता है? सर ये दोनों डेटा सही हो सकते। सर 85 बार है तो भी अंदर तेल चला जाएगा, 150 बार है तो भी तेल अंदर चला जाएगा। सर कितना होगा? मैंने कहा वो तो अलग बात है, कितना होगा। सर ये दोनों डेटा सही है, हाँ, कम से कम थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से 85 बार भी सही है, 150 बार भी सही। अब मैंने आपसे पूछा कि इनमें से आप क्या रखना चाहेंगे, तो जरा समझिएगा। पहला स्टूडेंट जो X था उसका जवाब था सर हम 85 बार रखना चाहेंगे, और दूसरा स्टूडेंट जो Y था उसका लॉजिक था नहीं सर हम 150 बार रखना चाहेंगे। 2 बच्चों ने दोनों उत्तर दी। तो मेरी बात समझिए, इस बच्चे के हिसाब से जो इंजेक्शन प्रेशर है और इस बच्चे के जो हिसाब से इंजेक्शन प्रेशर है, दोनों ही अवस्थाओं में तेल अंदर जाएगा, दोनों ही अवस्थाओं में तेल अंदर जलेगा। मैंने इससे पूछा भाई तुमने ये आंसर 85 बार क्यों दिया? तो उसने कहा सर देखिए 85 बार पे तेल होगा, अंदर प्रेशर 80 बार है तो तेल अंदर चला जाएगा, और साथ ही साथ सर ये देखिए 1 बार के तेल को
हम जब 85 बार का बनाएंगे तो सर तेल का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, किससे? पंप से। तो पंप क्या है? पंप वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। पंप जो है कार्य खाएगा। इसका मतलब जब ये पंप आप चलाना चाहेंगे, 1 बार के तेल का प्रेशर 85 बार बनाना चाहेंगे तो वर्क लगेगा। अब थर्मोडायनेमिक्स सिखाती है कि इस दौरान कितना वर्क लगेगा। तो बेटा देखिए, यहां पे तेल आ रहा है और निकल रहा है, मास इज क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो पंप क्या है? क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम? पंप एक ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम का वर्क कैसे निकालते हैं? ओपन सिस्टम का वर्क निकालते हैं VdP। इसका मतलब जो भी वॉल्यूम है और प्रेशर। तो प्रेशर कितना कर रहे हैं हम? 1 बार से 85 बार। अब सर अगर हमें अंदर तेल फेंकना है सर, अगर 85 बार पे है तो भी चला जाएगा, 150 बार पे है तो भी चला जाएगा। अगर हम उसको 85 बार तक कंप्रेस करेंगे तो हमारा वर्क कितना खर्च होगा? वॉल्यूम तो जो भी तेल का है, जो तेल जाएगा, मात्रा, उसके हिसाब से जो भी आयतन। लेकिन सर अगर हम इसको 1 से 150 बार तक करेंगे उतने ही आयतन को, तो क्या होगा? किस केस में वर्क ज्यादा खर्च होगा? तो जो बच्चा ये आंसर दे रहा है कि सर 85 बार करेंगे, 85 बार होने पे भी तेल अंदर जाएगा, लेकिन जो कार्य लगेगा वो ये लगेगा। तो अगर वो जब आंसर दे रहा है 85 बार तो ये कह रहा है सर तेल अंदर चला भी जाएगा और हमें पंप वर्क के तौर पे तुलनात्मक रूप से कम कार्य खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि सर देखिए, इंजन जो कार्य देगा उस कार्य में से ही खर्चा निकाला जाएगा, आगे चल के आप देखेंगे। तो उसका लॉजिक ये था। दूसरे बच्चे से हमने पूछा, भाई तुम अगर इसको 150 बार कंप्रेस करोगे तो तुम्हारा पंप वर्क ज्यादा खर्चा होगा, तेल तो 85 में भी जा सकता है। सच बात तो यह है, तेल 81 बार में भी चला जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर अगर 80 बार है तो तेल चला जाएगा। अगर तेल का प्रेशर 80.1 बार है तो भी, 81 बार है तो भी, 85 बार है तो भी। अब बात क्या है कि सर 85 है तो भी चला जाएगा, 150 है तो भी चला जाएगा, और आधुनिक इंजन है और 1000 बार है तो भी चला जाएगा। तो हम करते क्या हैं? हम कोशिश करते हैं अधिक से अधिक प्रेशर पे भेजें। सर अधिक से अधिक प्रेशर पे भेजेंगे, तेल को अंदर भेजना है ना। मैंने कहा देखो बेटा, तेल को सिर्फ भेजना नहीं है, तेल को अंदर भेज के जलाना है, और जलाना भी अच्छी तरह से है। अच्छी तरह से कब जलेगा? जब होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्यों अच्छी तरह से जलने का मतलब जानते हैं? याद है आपको? अच्छी तरह से जलने का मतलब है कि तेल में, डीजल में हमारे जो भी कार्बन है वो क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड बने, कंप्लीट कंबस्चन हो। कंप्लीट कंबस्चन तब होगा जब मिक्सचर होमोजीनियस होगा। अब जो आप तेल अंदर फेंकते हैं, पिछले टर्न पे डिस्कस हुआ है, वो धार के रूप में नहीं होता, फुआर के रूप में होता है। इस तेल को, एक बूंद को छोटी छोटी महीन बूंदों में डिस्ट्रीब्यूट करने की कला या जो तरीका है या जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटोमाइजेशन। अब समझने की कोशिश कीजिए, एटोमाइजेशन या इसको बोलते हैं कणीकरण। अब अंदर जितना बढ़िया फुआरा जाएगा उतनी जल्दी उसकी वाष्प बनेगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। आपने एक बूंद को 10 में तोड़ा, एटोमाइजेशन। आपने एक बूंद को 1000 में तोड़ा, आपने एक बूंद को 1 लाख में तोड़ा। जब एक बूंद को 1 लाख में तोड़ेंगे, 1 लाख छोटी बूंदों में तोड़ेंगे, तो सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगी जो डीजल की लिक्विड है, और वाष्पीकृत हो जाएगी तो ये भी वाष्प, एयर भी वाष्प, मिक्सचर जल्दी से बनेगा। मिक्सचर अच्छा बनेगा, बढ़िया जलेगा। तो इसका मतलब मिक्सचर का, होमोजीनियस मिक्सचर का बनना, उसका अच्छी तरह से जलना, ये सब किस पे निर्भर करता है? ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि कितना बढ़िया एटोमाइजेशन या कितना अच्छा फुआरीकरण हुआ है। और फुआरीकरण होने के लिए इस डेल्टा पी का ज्यादा होना जरूरी है। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में तेल अंदर तो जाएगा, परंतु सबसे अच्छा एटोमाइजेशन होगा इसमें। तो इन 4 ऑप्शन में 1000 नहीं था, तो आपका आंसर होगा 150 बार। अगर ये 1000 बार भी है तो आंसर क्या होना चाहिए? 1000 बार। सर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा ज्यादा प्रेशर होगा तो अंदर प्रेशर 80 है, बाहर 1000 है, तो क्या होगा? एटोमाइजेशन अच्छा होगा। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सर एटोमाइजेशन अच्छा होगा। अरे एटोमाइजेशन अच्छा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जल्दी वाष्प बनेगी, जल्दी वाष्प बनेगी तो उसका मिक्सचर जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा। ओके, लेकिन अब आपने कहा सर जब हम इसको 1 से 150 बार तक, या कह लीजिए सर इसको 1 से 1000 बार तक कंप्रेस करेंगे तो सर आपका एटोमाइजेशन बढ़िया हुआ, मिक्सचर बढ़िया बना,
जला भी अच्छी तरह से, ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा मिली, उस ऊष्मीय ऊर्जा से आपको थोड़ा कार्य भी ज्यादा मिलेगा, मानी बात है, ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा है, इंजन वही है तो एफिशिएंसी इंजन की जो भी है। पहले 80 जूल हीट थी, कन्वर्ट होके 40 मिल रहा था, अब हीट जो पैदा हुई है वो 80 नहीं हुई है, 100 जूल पैदा हुई है उसी फ्यूल से अच्छी तरह जलने से, तो अब 100 जूल से अगर एफिशिएंसी 50% है तो 50 जूल मिलेगा। लेकिन सर जब आप इसको 1 से 1000 बार या 1 से 150 बार तक कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर रेंज ज्यादा है, तो आपका वर्क भी तो ज्यादा लगेगा। इधर आपने एटोमाइजेशन करके थोड़ा ज्यादा हीट एनर्जी पाई और उसकी वजह से आपको थोड़ा वर्क ज्यादा मिला, लेकिन उस एटोमाइजेशन को करने के लिए आपके पंप ने भी तो कार्य खाया। तो मैंने कहा अब जरा समझिए बेटा, जब आप यहां पे फ्यूल पंप से इसको पंप कर रहे हैं तो किस चीज को पंप कर रहे हैं? लिक्विड को। ये किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है लिक्विड का। तो लिक्विड का वॉल्यूम वेपर के तुलना में बहुत कम होता है। इसका मतलब जब आप इसको 1 से 85 बार करेंगे तो 0.1 जूल लग रहा है, जब आप 1 से 150 बार करेंगे तो 0.2 जूल लग रहा है, जब आप 1 से 1000 बार करेंगे तो 0.5 जूल लग रहा है। इसका मतलब ये पंप वर्क सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, नेग्लिजिबल है। नमक का दाम बढ़ जाए, कभी हल्ला हुआ है? क्यों सर? नमक का दाम बढ़ गया, नमक यूज ही कितना होता है? एक पैकेट नमक ले आए, 20 रुपए का महीना भर चलता है। अब 20 का 21 भी हो जाए तो हल्ला नहीं करते कि 20 का 21 होने का मतलब 5% बढ़ गया। 20 रुपए अगर 21 हो गया तो कितना परसेंट दाम बढ़ गया? 5% बढ़ गया। कोई हल्ला नहीं कर रहा है, नमक का दाम बढ़ गया, क्योंकि हमारे पूरे 1 महीने के खर्चे में नमक बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, इफेक्ट नहीं करता। लेकिन यही पेट्रोल का दाम रातों रात 5% बढ़ जाए, डीजल का दाम रातों रात 5% बढ़ जाए, तो आप समझते हैं उस डीजल से पूरी महंगाई बढ़ जाएगी, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। इसका मतलब ये बात सही है कि जब हम इसको 85 बार का बनाएंगे, उसके तुलना में जब 150 बार का बनाएंगे, उसके तुलना में 1000 बार का बनाएंगे, तो पंप वर्क बढ़ता जाएगा। लेकिन चूंकि इंटीग्रल VdP से जो ये V है, ये किसका है? तेल लिक्विड फॉर्म में है, यहां पे तेल लिक्विड फॉर्म में है, ये तेल लिक्विड फॉर्म में है। जब तेल अंदर जाएगा तो लिक्विड टूटेगा, एटोमाइज फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड ही रहेगा, महीन महीन कण हो जाएंगे, फिर जाके ये वाष्प बनेगा। तो ये पंप वर्क बहुत कम होता है। तो अगर यहां पे वर्क बहुत कम लग रहा है, लेकिन 1000 बार करने से एटोमाइजेशन अच्छा हो रहा है और उस एटोमाइजेशन से हमें ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है, जिससे कि हमें ज्यादा वर्क पाने की संभावना बन रही है, तो हम क्या करेंगे? हम जरूर करेंगे। इसका मतलब इन तीनों में से अगर पूछा जाएगा तो बेस्ट आंसर क्या होगा? 1000 बार। इस 1000 बार से क्या होगा सर? एटोमाइजेशन बढ़िया होगा, फलस्वरूप हमारा फ्यूल अच्छा जलेगा। अच्छा फ्यूल जलेगा तो हमें ज्यादा कार्य मिलेगा फाइनली। इस दौरान ऐसा करने में थोड़ा सा पंप वर्क भी ज्यादा लगेगा, लेकिन सर ये पंप वर्क जो हमें फायदा होगा उसके तुलना में नगण्य है। पंप नगण्य क्यों है? ये तो VdP होता है सर, होता है VdP, लेकिन इस वॉल्यूम की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि लिक्विड है सर, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है गैस के तुलना में। हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टीम वगैरह, देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है, जब लिक्विड वाष्प बनता है तो 1600 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब लिक्विड के फॉर्म में है तो वॉल्यूम बहुत कम होता है, ये वर्क नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए 1 से 1000 बार भी आप कंप्रेस कर लीजिए वर्क। इसीलिए आधुनिक इंजन जो हैं उसमें 1000 बार 3000 बार तक कंप्रेस करते हैं, लेकिन फिर जो पंप है वो तगड़ा पंप लाना पड़ता है, उसकी प्रारंभिक लागत बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने थोड़ा सा 1-2 बातें इसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश की। ये कभी एग्जाम में इस तरह से नहीं आया है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू पर्पज से सोच रहे हैं या कहीं डिस्कशन के पर्पज से सोच रहे हैं तो आप इस लेवल तक डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डीजल इंजन में थोड़ा सा बेटा जो पंप का प्रेशर होता है उसके बारे में डिटेल में बात की। अब थोड़ा सा इसी में 1-2 बातें और हैं, उसको भी हम करना चाहेंगे आपके साथ। आइए फटाफट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बेटा चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। सर डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो मैंने कहा भाई डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 16 से 24 होता है। सर ये 25 नहीं हो सकता? मैंने कहा हो सकता है, एक रेंज दी है, किताबी भाषा है, 25-26 भी होगा, मैंने कभी देखा नहीं, बट हाँ 25-26 हो सकता है, ऐसा नहीं। अब सर आपने बताया था सर अगर मान लीजिए हम इसका कंप्रेशन रेशियो 24 से बढ़ा के 50 कर दें तो कर सकते हैं कि नहीं? मैंने कहा देखो बेटा, तो आपने खुद ही मुझे जवाब दिया नहीं नहीं सर कंप्रेशन रेशियो मत बढ़ाइए, जो कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो प्री इग्निशन और डिटोनेशन हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, प्री इग्निशन या डिटोनेशन होता है किसमें? पेट्रोल इंजन में।
क्यों? क्योंकि वहां से चार्ज को सक करते हैं और चार्ज को कंप्रेस करते हैं। जब चार्ज को कंप्रेस कर रहे हैं का मतलब क्या है? इसमें फ्यूल पार्टिकल भी है, पेट्रोल भी है और एयर भी है। अगर ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर ये टेम्परेचर इस फ्यूल के प्रज्वलन ताप से ऊपर हो जाएगा तो ये प्री इग्नाइट कर जाएगा। लेकिन एयर के केस में, डीजल में एयर सक हो रही है, इसको 24 कंप्रेशन रेशियो पे कंप्रेस करो तो टेम्परेचर हो जाएगा 450, इसको 50 पे करोगे टेम्परेचर 800 हो जाएगा। तो फर्क क्या पड़ेगा? ये 400 था तो भी डीजल अंदर भेजोगे जल जाएगा क्योंकि 210 पे जलता है, ये 800 था तो भी डीजल 210 पे जलेगा। कहने का मतलब कि आप 24 के स्थान पे इसको 50 भी कर देंगे तो प्री इग्निशन का खतरा नहीं है। तो इसका मतलब 24 से ऊपर हम क्यों नहीं जाते सर? मतलब 24-25 के ऊपर क्यों नहीं जाते? क्या खतरा है सर? प्री इग्निशन का नहीं, प्री इग्निशन खतरा नहीं है। यहां पे हम लोग कहते हैं हम 24 से ऊपर क्यों नहीं जाते? तो बेटा हमने पिछले स्लाइड में लिखा हुआ है 24 से ऊपर जाने पे बेटा थर्मल लोडिंग की प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब 24 कंप्रेशन रेशियो से अगर हम 26 तक तो ठीक है, 30 गए, 40 गए, 50 गए तो अंदर का जो प्रेशर टेम्परेचर है वह बहुत तेजी से बढ़ता है। जब अंदर का प्रेशर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है तो जो दीवार होती है उसको बेहतर मटेरियल की बनाना पड़ता है, साथ में दीवार की मोटाई बढ़ती जाती है। इसका मतलब इस थर्मल लोडिंग की वजह से हम लोग 24 से ऊपर जनरली नहीं जाते। तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल इंजन में हम कहते हैं कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? सर पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो जनरली 6 से 12 होता है। 12 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? सर 12 से ऊपर जाएंगे तो प्री इग्निशन या डिटोनेशन का खतरा है। इसीलिए हम ये जानते भी हुए कि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो हमारे इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, परंतु अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ प्री इग्निशन या डिटोनेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उनसे बचने के लिए हम कंप्रेशन रेशियो 12, 12.5 से ऊपर नहीं करते। तो यहां पे 24 के ऊपर क्यों नहीं करते? मैंने कहा यहां पे 24 के ऊपर इसलिए नहीं करते कि थर्मल लोडिंग की प्रॉब्लम आती है, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की कि अंदर प्रेशर टेम्परेचर इतना तेजी से बढ़ता है कि दीवार की मोटाई और मटेरियल बेहतर लगाने पड़ेंगे, जिससे कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ेगी। यहां पे प्री इग्निशन या डिटोनेशन जैसी कोई चीज की समस्या नहीं होती। अब सर अगर हम इसको 16, इसको सर हम 12 से ऊपर तो नहीं कर सकते? मैंने कहा नहीं, सामान्यता नहीं कर सकते। करोगे तो प्री इग्निशन डिटोनेशन का खतरा होगा। ओके सर 6 से कम रख सकते हैं? हम चाहते हैं हमारे इंजन में थर्मल एफिशिएंसी कम मिले, कोई मना तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल मना नहीं, रख सकते हैं। 4 रख दीजिए। सर 3 रख सकते हैं? रख दीजिए। सर 1 रख सकते हैं? मैंने कहा 1 कंप्रेशन रेशियो रखने का मतलब ही नहीं है, मतलब वहीं के वहीं खड़े हो। तो इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो 6 के नीचे अगर आप रखना चाहें तो रखेंगे, बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक बात नहीं है। जो कंप्रेशन रेशियो जितना ज्यादा होगा थर्मल एफिशिएंसी उतनी ज्यादा। आप कम रखेंगे तो कर सकते हैं बट एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन अब आपने सेम प्रश्न पूछा कि सर डीजल इंजन में 24 के ऊपर नहीं रखना चाहिए ना, 25-26 तक ठीक है, उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए, रखेंगे तो थर्मल लोडिंग की समस्याएं आएंगी। सर 16 के नीचे रख सकते हैं? मैंने कहा ना, डीजल इंजन में आप 16 से नीचे भी नहीं रख सकते। सर क्यों नहीं रख सकते? 16 की जगह हम रख लेते हैं 12 कर लेते हैं सर, 8 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, यहां रखते भी थे हम लोग 8, 9, 12। थर्मल एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी सर, क्या दिक्कत है? हमारा डीजल ज्यादा लगेगा, हमें वर्क कम मिलेगा, आपको क्या दिक्कत हो रही है? हम सर चला सकते हैं। मैंने कहा नहीं, डीजल इंजन को 16 से नीचे आप चला ही नहीं सकते, चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहां पे चिंगारी का इंतजाम नहीं है, सक्शन करोगे, कंप्रेशन करोगे, अंदर कंप्रेशन के बाद इतना टेम्परेचर आना चाहिए ताकि अंदर डीजल आके जल जाए। इसका मतलब अगर 16 से नीचे कंप्रेशन रेशियो रखोगे तो अंदर कंप्रेशन के बाद इतना टेम्परेचर ही डेवलप नहीं हो पाता है कि अंदर डीजल आके अच्छी तरह से जल पाए। तो अंदर डीजल को जलने के लिए हमें टेम्परेचर 400-450 रहेगा। तो जब डीजल आएगा जिसका इग्निशन टेम्परेचर 210 है तो आते ही वो फट से डीजल क्या करेगा? वेपोराइज बन जाएगा, क्योंकि आपने उसको फुहार के रूप में फेंका है, फुहार के रूप में फेंका है कणीकृत करके। अंदर का टेम्परेचर 450 है, किसका? एयर का। तो उस टेम्परेचर को पाके वो जो डीजल के छोटे छोटे महीन महीन कण हैं लिक्विड फॉर्म में, वो तुरंत वाष्पीकृत हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर 200 है, 250 है, 240 है, 270 है तो ये वाष्पीकरण अच्छा नहीं हो पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा, मिक्सचर बढ़िया तरह से नहीं जल पाएगा। इसका मतलब 16 से कम क्यों नहीं रखेंगे? सर अंदर टेम्परेचर ही डेवलप नहीं होगा और इसी टेम्परेचर की वजह से जलना है सर डीजल को, अलग से कोई चिंगारी नहीं आनी है। तो जवाब समझ में आया। यहां 24 के ऊपर क्यों नहीं जाते? थर्मल लोडिंग। 16 के नीचे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सर अंदर टेम्परेचर डेवलप नहीं करेगा। जबकि पेट्रोल इंजन में 12 के ऊपर क्यों नहीं जाते? सर प्री इग्निशन या डिटोनेशन का खतरा है। इसके नीचे जाना चाहे जा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं, नुकसान का सौदा है। तो हम सब लोग नुकसान का सौदा करते नहीं। हाँ करना चाहें तो आप करें, ठीक है। मेरी बातों को समझ गए? अगर हम लोग समझ गए तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने
4 स्ट्रोक डीजल तक की कुछ छोटी छोटी बातें कर ली जो एग्जाम में भरपूर तरह से आती। किसी भी गाइड को सॉल्व करेंगे आपके उत्तर आराम से सॉल्व होते जाएंगे अगर आप क्लास को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर हम लोगों का तो ये हो गया, तो अब हम लोग सर सीधे सीधे शुरू कर दें, 4 स्ट्रोक तो खत्म, 2 स्ट्रोक शुरू कर दें। मैंने कहा नहीं बेटा, 4 स्ट्रोक खत्म हो गया और 2 स्ट्रोक शुरू कर दें, उसके बीच में अभी कुछ और चीजें हैं, थोड़ी कर पाएंगे तभी चलेंगे। तो अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2 स्ट्रोक साइकिल को समझने की, लेकिन अभी बीच में काफी कुछ है जो हमें करना पड़ेगा, तब हम पहुंचेंगे 2 स्ट्रोक पे। आइए क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम 4 स्ट्रोक से 2 स्ट्रोक पे जाना चाहते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा सर 4 स्ट्रोक इंजन की जो बनावट होती है और जो 2 स्ट्रोक इंजन की बनावट होती है क्या बिल्कुल सेम होती है। मैंने कहा देखो बेटा 5 कंपोनेंट तो सेम होते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल, 4 स्ट्रोक डीजल, 2 स्ट्रोक पेट्रोल, 2 स्ट्रोक डीजल। कौन से 5? वही शुरुआती वाले 5। इसका मतलब सभी में सिलेंडर सिलेंडर हेड, सभी में पिस्टन पिस्टन रिंग, सभी में कनेक्टिंग रॉड, सभी में क्रैंकशाफ्ट और सभी में फ्लाईव्हील। अब अगर हमारा 2 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल है तो उसमें स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर होगा, और अगर हमारा 2 स्ट्रोक इंजन डीजल है तो उसमें स्पार्क प्लग कार्बोरेटर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा वहां पे इंजेक्टर और फ्यूल पंप होगा। इतनी बात समझ में। लेकिन अगर इंजन 4 स्ट्रोक है तो उसमें वॉल्व होते हैं, लेकिन जब 2 स्ट्रोक इंजन होता है तो वॉल्व नहीं होता है। अब थोड़ा सा वॉल्व के ऊपर पढ़ाई होगी 2 टर्न। सर 2 टर्न 2 घंटे? मैंने कहा बिल्कुल। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके डिटेल। और ऐसा नहीं है बेटा, आपकी गाइड में जो वॉल्व की हम लोग पढ़ाई करेंगे या वॉल्व मैकेनिज्म की पढ़ाई करेंगे, इससे पूर्वी जैसी किताबों में 20 क्वेश्चन, आरके जैन में भी लगभग 12, 15, 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका मतलब वॉल से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो उसको देखना है। आइए शुरू। सर दोनों में क्या फर्क होता है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक? मैंने कहा देखो भाई बाकी सारी चीज तो कॉमन हो गई, डिस्कस हो गई। अब फर्क किस चीज का होता है जरा देखो। फर्क होता है कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस, मतलब बनावट में क्या फर्क होता है। 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक की बनावट में क्या फर्क होता है। इन 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? सर हम बोलते हैं इनलेट वॉल्व या सक्शन वॉल्व, जैसा भी आप बोल। जब इनलेट बोलेंगे तो उसके साथ बोला जाएगा आउटलेट। ठीक है, इनलेट वॉल्व या आउटलेट वॉल्व, इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व। सक्शन बोलेंगे तो एग्जॉस्ट। इस तय है कि अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो वॉल्व होंगे। कौन से वॉल्व होंगे? सर इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। किस लिए होंगे? इनलेट वॉल्व होगा जिससे चीज आएगी, क्या आएगी? चार्ज आएगा या एयर आएगा। और एग्जॉस्ट वॉल्व होगा, उससे क्या होगा? चीज जाएगी। क्या चीज जाएगी? कंबस्शन गैस जाएगी, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। अब ठीक है, वॉल्व होते हैं। तो 2 स्ट्रोक में क्या होता है? मैंने कहा वो तो बात की बात है। अब ये जो वॉल्व होते हैं इनको ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट मतलब चलाने के लिए, हमें जरूरत पड़ती है वॉल्व मैकेनिज्म की। एक तंत्र मंत्र की जरूरत पड़ती है। पूरा मैकेनिज्म काम करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोचिंग में ही पढ़ते हैं, तो क्या जरूरत है? टीचर हैं, 5-7 टीचर हैं, वो पूरा पढ़ा देते हैं आप लोगों को जो पढ़ाना होता है। हम लोग मिलकर 7-8 लोग टीम है, 7-8 टीचर्स की टीम है, पढ़ा देते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं। आप देखते हैं जब मॉर्निंग में आते हैं आप लोग तो गेट खुलता है, वहां पर गेट कीपर होता है, लाइट जाती है इलेक्ट्रीशियन होता है, डीजल खत्म हो गया उसको लाने के लिए आदमी होता है, हम लोग को पढ़ाने के बाद चाय वा चाहिए होती है उसके लिए भी आदमी होता है। आपको आपकी और बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, शीट नहीं मिली, ये नहीं है, वो नहीं है, अश्वनी सर है, फिर आपके मटेरियल। तो इसका मतलब एक पूरा तंत्र काम करता है, एक पूरा मैकेनिज्म है, तब जाके आप तक पढ़ाई पहुंचती है। अभी भी ये जो लेक्चर आप तक पहुंच रहा है इसके बीच में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, अब आप सोचिए उस चीज को। इसका मतलब हमें इस वॉल्व को ऑपरेट करना है, चलाना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वॉल्व मैकेनिज्म। आज हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्व मैकेनिज्म। आइए आज की पढ़ाई शुरू अब हो रही है कायदे से। एक्चुअली हम लोगों ने पिछले टर्न का रिवीजन नहीं किया, कुछ और नई नई बातें भी सीखी हैं जो जरूरी थी। तो आइए अब हम लोग आ रहे हैं वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिज्म। तो पहली चीज समझ जाइए, जब भी कहा जाएगा वॉल्व तो आपके दिमाग में आएगा इनलेट वॉल्व या एग्जॉस्ट वॉल्व और वॉल्व। लेकिन ये आएगा 4 स्ट्रोक इंजन में ही, 2 स्ट्रोक इंजन में ये नहीं होता। तो क्या होता है जब वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे। अभी हमारा फोकस होने जा रहा है वॉल्व मैकेनिज्म पे। इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व के बारे में बीच बीच में हम लोगों ने बोला है, लेकिन अब इन वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए, इसको सही तरह से चलाने के लिए जिस मैकेनिज्म की जरूरत होती है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो वॉल्व मैकेनिज्म। सर ऑपरेट करने का मतलब क्या है? मैंने कहा बेटा ऑपरेट करने का मतलब है, ऑपरेट करने का सर मतलब क्या है? मींस इसका मतलब है ओपन करना या क्लोज करना।
आप कहते हैं ना, सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वॉल्व खुलता है और अंदर चार्ज आता है या अंदर एयर आती है। तो ये खुलता कब है? हमेशा नहीं खुला रहता, सक्शन स्ट्रोक के दौरान। और सक्शन स्ट्रोक के दौरान कब? जब पिस्टन टीडीसी पे होता है ये खुलना शुरू करता है। फिर सक्शन स्ट्रोक के दौरान ये खुला रहता है, लेकिन जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे पहुंचता है ये बंद हो जाता है। इसका मतलब सक्शन वॉल्व को कब खुलना चाहिए? सर, सक्शन स्ट्रोक के दौरान। उसके बाद कंप्रेशन के दौरान या पावर स्ट्रोक के दौरान, इन दोनों में दोनों वॉल्व बंद रहते हैं। परंतु एग्जॉस्ट वॉल्व कब खुलता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान। जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो किसको खुलना है? एग्जॉस्ट वॉल्व को खुलना है। ऑपरेट करने का मतलब क्या है? ऑपरेट करने का मतलब है मींस टू ओपन एंड क्लोज द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व एट प्रॉपर टाइम। सही समय पे खोलना है। कोई भी काम सही समय पे ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसका मतलब सिर्फ सक्शन वॉल्व खोलना नहीं है, सक्शन वॉल्व खोलना है और बंद करना है। लेकिन कब? सक्शन स्ट्रोक के दौरान। ऐसा ना हो कि हम कंप्रेशन कर रहे हैं, तुमने वॉल्व खोल दिया तो जो कुछ हमने अंदर भरा था बाहर निकल गया। इसका मतलब अब मान लीजिए चार्ज जला, चार्ज जलने के बाद हम चाहते हैं सारी गैसेस जो है पिस्टन पे दबाव डालें और हमें ज्यादा फोर्स मिले, ताकि उस फोर्स को जब गुणा करें डिस्प्लेसमेंट से तो हमें ज्यादा वर्क मिले। इधर फ्यूल जला और आपने दोनों वॉल्व खोल दिए तो क्या होगा? सारी गैस तो बाहर भाग जाएगी, वर्क मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ वॉल्व को खोलना और बंद करना नहीं है, वॉल्व को सही समय पे खोलना और बंद करना, इसी को बोलते हैं ऑपरेट करना। इसका मतलब वॉल्व को, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व को सही समय पे खोलने और बंद करने के लिए एक पूरा तंत्र मंत्र चलता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्व मैकेनिज्म। तो आज हम लोग इसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। वी नो इंजन पावर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इज अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट। हम सब जानते हैं कि पावर स्ट्रोक में पावर मिली, ये पावर जो मिलेगी कहां जाएगी? क्रैंकशाफ्ट पे आएगी। और क्रैंकशाफ्ट के ऊपर एक फ्लाईव्हील लगी हुई है। तो पावर स्ट्रोक के दौरान इस क्रैंकशाफ्ट के नाचने से क्या होगा? ये फ्लाईव्हील नाच जाएगी और फ्लाईव्हील का इनर्शिया ज्यादा है तो पावर जैसे ही मिली ये फ्लाईव्हील नाच गई। अभी फ्लाईव्हील नाच गई जब एक बार, तो हैवी इनर्शिया के कारण ये नाचती रहेगी थोड़ी देर। इस बीच में इसी से हम पावर स्ट्रोक ले लेंगे, इसी से हम सक्शन ले लेंगे, इसी से कंप्रेशन कर लेंगे, फिर पावर आ जाएगी। इसका मतलब ये पावर क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल होती है। अब जो ये क्रैंकशाफ्ट पे पावर अवेलेबल होती है, इसी में से हम कटिया मार के थोड़ी सी पावर खींच लेते हैं क्रैंकशाफ्ट, और उससे कहते हैं भाई क्रैंकशाफ्ट तुम्हारे पास तो 150 जूल है, इस 150 जूल में दो जूल सक्शन को दे चुके हो, 3 जूल कंप्रेशन को दे चुके हो, 2 जूल एग्जॉस्ट को दे चुके हो, 2 3 5 2 7, इसको घटा भी देंगे तो तुम्हारे पास 143 जूल है। क्रैंकशाफ्ट भैया, हमें इनलेट वॉल्व खोलना है, हमें इनलेट वॉल्व बंद करना है, हमें तो 4 जूल दे दो। ले लो भाई, उसके बाद भी तो मेरे पास 138 जूल बचेगा। बेटा ये 150 2 3 2 ये उदाहरण है। इसका मतलब क्रैंकशाफ्ट पे जो अवेलेबल ताकत है उसी में से हम कटिया मार के थोड़ी सी एनर्जी खींच लेते हैं और उससे अपने वॉल्व को चलाते हैं। तो वॉल्व मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए या वॉल्व मैकेनिज्म के द्वारा सक्शन और एग्जॉस्ट वॉल्व को सही समय पे खोलने और बंद करने के लिए एनर्जी कहां से आती है? सर, क्रैंकशाफ्ट पे जो एनर्जी अवेलेबल होती है पावर स्ट्रोक के दौरान, उसी में से हम कटिया मार के खींच लेते। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये समझिए, ये हमारा आईसी इंजन है, पेट्रोल है, डीजल है, 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक, कुछ भी। इसके अंदर क्या होगा? सर, इसके अंदर ऊष्मीय ऊर्जा मैकेनिकल वर्क बनेगी। अब ऊष्मीय ऊर्जा कैसे मैकेनिकल वर्क बनेगी? सर, इसके अंदर सिलेंडर है, आईसी इंजन है, सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलाएंगे, फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा बनेगी और फिर वो ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक कार्य बनेगी। यांत्रिक कार्य जो बनेगी वो कहां पे मिलेगा? पिस्टन पे? नहीं सर, पिस्टन पे तो गैसेस होंगी, वो दबाव डालेंगी, एक फोर्स बनेगा, उससे डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो हमें कार्य मिलेगा सर, ये क्रैंकशाफ्ट पे मिलेगा। किस फॉर्म पे मिलेगा? रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी? सर, रोटरी फॉर्म पे मिलेगा। रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म पे तो पिस्टन पे मिलता है। ओके, अब हमारे क्रैंकशाफ्ट के ऊपर आउटपुट पावर आ गई। अब इस इंजन से हमें आटा चक्की चलानी है, इस इंजन से हमें अपने बाइक का पहिया चलाना है, इस इंजन से हमें जनरेटर का अल्टरनेटर चलाना है, बिजली पैदा करनी है, तो आप इस आउटपुट पावर से पैदा करें। लेकिन ध्यान रहे, इसके कुछ अपने घरेलू खर्चे भी हैं। इस घरेलू खर्चे के लिए कहां से? अब क्रैंकशाफ्ट से हमने कटिया मारी। सर, क्रैंकशाफ्ट से ताकत खींच रहे हैं आप? मैंने कहा बेटा, हमारे इस इंजन को चलने के अपने भी खर्चे हैं, ये खर्चे हम इसी से लेंगे। तो हमने कटिया मारी। तो मानी बात है, अगर मान लीजिए क्रैंकशाफ्ट पे 150
किलो जूल था, तो आउटपुट पे 150 नहीं जाएगा। जो यहाँ पे घरेलू खर्चे के लिए जरूरत है वो निकाल लेंगे, उसके बाद भी तो जाएगा। तो मुझे सैलरी मिला करती थी, IRT में नौकरी करता था, तो मैं सैलरी लेके घर आता था, तो पत्नी कहती थी पूरी सैलरी दे दो, मैं धीरे से उसमें 2000 रुपये निकाल कर रख लेता। बोले तो 2000 क्यों ले लिए? मैंने कहा देखो भाई, मुझे जाना है कॉलेज रोज, तो मुझे अपनी बाइक में तेल भराना पड़ेगा, कभी कभार चाय पीने का मन भी करेगा, कभी कभी हम लोग सोसाइटी वगैरह में 100-200 रुपए का चंदा भी देना पड़ जाता है, तो क्या करेंगे? इसका मतलब मुझे जो 40,000 रुपए मिलते हैं, इसको कमाने के लिए मेरे 2000 खर्च भी होंगे। मेरे को पेट्रोल चाहिए, एक तो गाड़ी में पेट्रोल लगेगा तो गाड़ी चलेगी, मेरी बाइक चलेगी, उसमें मैं बाइक पे ही चलता था बेटा, या अगर कार भी है तो उसमें पेट्रोल जलेगा, और फिर मेरी भी टंकी है, इसको चलने के लिए भी थोड़ा सा चाय वाय पीना पड़ता है, 5 सिगरेट्स, तंबाकू, ये सब तो मैं करता नहीं बेटा, एक ही नशा होता है मेरा, चाय का खर्चा कुछ ज्यादा ही था मेरा। तो इसका मतलब घरेलू खर्चे के लिए कटिया मारेंगे। अब इसी में से चलेगा वॉल मैकेनिज्म। ये जो इनलेट और आउटलेट वॉल को खोलना और बंद करना पड़ेगा सही समय पे, इसके लिए तंत्र मंत्र होगा, उसको जो ऊर्जा होगी इसी से कटिया मार देंगे। और सर अदर सिस्टम, मैंने कहा बेटा इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं। सर और खर्चे क्या होते थे आपके? मैंने कहा बाइक पंचर हो गई तो, बाइक पंचर है तो क्या होगा, ठीक है, रास्ते में जा रहे थे मेरी चप्पल टूट गई तो क्या करेंगे? कुछ और भी तो खर्चे हैं। तो इसका मतलब बेटा अदर सिस्टम्स। अब अदर सिस्टम में एक आप देख चुके हैं पीछे, डीजल इंजन में जो पंप है, याद है? अगर हमारा इंजन डीजल इंजन है तो ये जो पंप है इसको कौन चलाएगा? भाई ठीक है, हमने कहा कि बहुत नेग्लिजिबल वर्क लगेगा, बहुत कम वर्क लगेगा, लेकिन लगेगा ना, तो कौन देगा? और ये तो फ्यूल पंप है, आगे चल के देखोगे कूलिंग वाटर पंप होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप होगा, इस इंजन को चलाने के लिए 4-5 पंप होंगे। कार में अगर है तो एसी चल रहा है, पावर विंडो है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जो आंतरिक खर्चे होते हैं, तो अदर सिस्टम का मतलब सर, और जो बाकी ये सारे खर्चे निकाल के तब इंजन चलेगा। इसका मतलब जब इंजन चलेगा तो क्रैंकशाफ्ट पे जो ताकत मिलेगी, उस ताकत में से इंजन को चलाने के लिए जो ताकत चाहिए वो हम निकाल लेंगे, और बाकी एनर्जी हम आउटपुट पे दे देंगे। मेन एक्सटर्नल लोड, अगर जनरेटर है उसके आगे, सॉरी इंजन है के आगे जनरेटर लगा है बिजली पैदा करने, उसको दे देंगे। अगर बाइक है उसका पहिए पे दे देंगे, या हम कह रहे हैं कि आटा चक्की है उस पर दे देंगे, या झूला लगा हुआ है, या मिक्सर ग्राइंडर है, जो भी बड़ी मशीन लगी है आगे, हम उसको पास कर दें। इतनी बातें समझ में आई कि क्रैंकशाफ्ट से हमें ताकत खींच, तो वॉल मैकेनिज्म को चलाने के लिए ताकत कहां से मिलती है? क्रैंकशाफ्ट से मिलती है। अब जरा हम लोग वॉल मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर क्या बहुत बड़े सिस्टम होता है? मैंने कहा हाँ, अच्छा खासा सिस्टम होता है वॉल मैकेनिज्म, वॉल को चलाने वाला तंत्र मंत्र। आई अब देखिए हमें करना क्या है। हमें जो क्रैंकशाफ्ट पे ताकत है, पावर है, पावर में शक्ति या ताकत, हिंदी में बोले तो उर्दू वर्ड है ताकत, इस पावर को ट्रांसमिट करना है। कहां से? शैफ्ट से। किस शैफ्ट से? सर क्रैंकशाफ्ट से। कहां ले जाना है? वॉल पे। कौन से वॉल पे? सर इनलेट वॉल पे और एग्जॉस्ट। अब हमें इनलेट वॉल खोलना है तो करना क्या पड़ेगा? क्रैंकशाफ्ट से एनर्जी जाए और इनलेट वॉल को खोल दे। हमें इनलेट वॉल को बंद करना क्या करेंगे? क्रैंकशाफ्ट से एनर्जी जाए, इनलेट वॉल को बंद कर दे। हमें एग्जॉस्ट वाल्व को खोलना और बंद करना है तो कहां से हो? क्रैंकशाफ्ट से एनर्जी जाए और एग्जॉस्ट वाल्व को खोले और बंद करे। तो हम कहना क्या चाहते हैं? पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम क्रैंकशाफ्ट टू वॉल्स। अब इसके दो सिस्टम होते हैं। एक होता है ये सिस्टम किस पे आधारित होते हैं? ये आधारित इस बात पे होते हैं कि कैमशैफ्ट की पोजीशन क्या है। सर अभी तक तो क्रैंकशैफ्ट हुआ करता था, अब एक नई चीज आ गई। मैंने कहा बिल्कुल नई चीज आ गई। सर ये क्या होती है? मैंने कहा ये होती है कैम। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि कैमशैफ्ट की पोजीशन क्या है। अब कैमशैफ्ट की पोजीशन के हिसाब से हमारा ये वॉल मैकेनिज्म दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं ओवरहेड वॉल मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OHV, ओवरहेड वॉल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? ये पुश रॉड सिस्टम होता है। सर ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आगे अभी आएगा समझ। अभी मैंने समझाना शुरू कहां किया है। आई दूसरा होता है ओवरहेड कैमशैफ्ट, इसको बोलते हैं OHC, ओवरहेड कैमशैफ्ट। इसमें एक होता है बेटा SOHC, इसका फुल फॉर्म है सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट। ओवरहेड का मतलब खोपड़ी के ऊपर, ओवरहेड। और DOHC का मतलब डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट। तो समझने की कोशिश कीजिए। इस कैमशैफ्ट के हिसाब से अगर ये कैमशैफ्ट सिलेंडर हेड के ऊपर है, अगर ये कैमशैफ्ट का मतलब एक डंडी सी होगी,
इस तरह से कुछ होगा सिलेंड्रिकल शैफ्ट। अगर ये सिलेंड्रिकल शैफ्ट इस हेड के, किसके हेड के, मेरे नहीं, सिलेंडर के हेड के, इंजन ब्लॉक है उसके ऊपर सिलेंडर हेड है, अगर इस हेड के ऊपर कैमशैफ्ट है तो ये कौन सा कहलाएगा, ओवरहेड कैमशैफ्ट। और अगर एक कैमशैफ्ट है तो सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट, SOSC। और अगर दो हैं, दो कैमशैफ्ट हैं ऐसे हेड के ऊपर, तो DOS, ओवरहेड कैमशैफ्ट। अब इस वाले में ओवरहेड कैमशैफ्ट नहीं होती है, हेड के ऊपर क्या होते हैं, वॉल्व। तो ये वॉल्व कहां है, हेड के ऊपर है। सर कैमशैफ्ट कहां गई, मैंने कैमशैफ्ट ऊपर नहीं, कैमशैफ्ट नीचे है। तो इसका मतलब इन वॉल्व को चलाने के लिए जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में मेन चीज है कैमशैफ्ट। अब ये कैमशैफ्ट अगर खोपड़ी के ऊपर है तो ओवरहेड कैमशैफ्ट, एक है तो सिंगल, दो है तो डबल। और अगर ये कैमशैफ्ट नीचे है और खोपड़ी के ऊपर वॉल्व है तो कहलाती है ओवरहेड वॉल्व सिस्टम। इसमें पुश रॉड सिस्टम होता है। आइए थोड़ा सा आगे देखें, आप जरा समझते हैं थोड़ा सा पहले। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें। सबसे पहले यहां समझना शुरू करिए, ये एक 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। ये एक तरह से 4 स्ट्रोक इंजन है। इस 4 स्ट्रोक इंजन में सर सिंगल सिलेंडर है कि मल्टी सिलेंडर, मैंने कहा आप देख के बताइए, एक ही सिलेंडर दिख रहा है। तो फिलहाल चित्र में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन। सर ये पेट्रोल है कि डीजल, मैंने कहा बेटा देखो, इसको देख के मैं नहीं बता सकता कि ये पेट्रोल है कि डीजल। सर क्यों नहीं बता सकते, आप तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको ही नहीं आता तो आप पढ़ाएंगे कैसे। मैंने कहा बेटा मुझे स्पार्क प्लग कहीं दिख नहीं रहा है, अगर दिख जाता बोल देता पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर भी कहीं नहीं दिख रहा है, ना मुझे स्पार्क प्लग दिख रहा है ना कार्बोरेटर दिख रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि पेट्रोल इंजन है। ना मुझे फ्यूल पंप दिख रहा है ना मुझे इंजेक्टर दिख रहा है, तो मैं फ्यूल पंप और इंजेक्टर वो भी नहीं पा रहा हूं, फ्यूल पंप या इंजेक्टर, तो ये डीजल इंजन भी नहीं कह सकता। लेकिन हां मुझे वॉल्व दिख रहे हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन है। क्योंकि मुझे मालूम है कि 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व होते हैं, और इसके साथ साथ मैं जो तंत्र मंत्र देख रहा हूं, मुझे वॉल्व मैकेनिज्म भी दिख रहा है। चूंकि मुझे इस चित्र में वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिज्म दिख रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं ये 4 स्ट्रोक इंजन है। परंतु ये पेट्रोल है कि डीजल, कम से कम इस चित्र को देख के तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा सर इसको देख के कुछ बता सकते हैं, मैंने कहा ये देखें क्या है। इसको देख के मैं बता सकता हूं ये जो कुछ है ये वॉल्व मैकेनिज्म है। किसका, 4 स्ट्रोक इंजन का। चूंकि 2 स्ट्रोक इंजन में ना तो वॉल्व होता है ना वॉल्व मैकेनिज्म होता है। सर वॉल्व मैकेनिज्म नहीं होता तो चीज आएगी कैसे, चार्ज एयर अंदर कैसे आएगी, जली कैसे जाएगी। मैंने कहा जब पहुंचेंगे तो देखेंगे ना, अभी से क्या परेशान हो रहे हैं। आइए, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन का चित्र। अब इसमें जरा समझिए, इस पिस्टन के ऊपर क्या आएगा। सर इस पिस्टन पे कंबस्चन के दौरान, अब अगर पेट्रोल इंजन है तो चार्ज का कंबस्चन होगा, डीजल इंजन है तो एयर कंप्रेस हुई है अंदर से, ऊपर से डीजल फेंका गया, जला। इसका मतलब स्पार्किंग होने से चार्ज जला, या गर्म एयर के अंदर डीजल फेंका और वो जला, कंबस्चन हो गया, कंबस्चन गैसेस बन गई। वो गैसेस क्या करेंगी, सर इस पिस्टन पे दबाव डालेंगी P। इस P में इस पिस्टन का जो एरिया A है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक बनेगा फोर्स। ये फोर्स क्या करेगा, इस पिस्टन को सिलेंडर में TDC से BDC तक धक्का देके पहुंचा देगा, एक कार्य मिलेगा। जब पिस्टन इस तरह से चलेगा तो इसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, क्रैंकशैफ्ट में के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगी। तो जब भी ये 4 स्ट्रोक इंजन चलेगा, पेट्रोल है या डीजल है, चलेगा तो क्या होगा, ये जो आपकी क्रैंकशैफ्ट है इसी को हम बोलते हैं क्रैंकशैफ्ट। और ये क्या चीज है, कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है, पिस्टन। ऊपर ये क्या दिखाया गया है, रिंग्स। ये क्या दिखाई गई है, पिस्टन पिन। तो ये क्रैंकशैफ्ट नाचेगी। इतना समझ में आया, इंजन चलेगा तो क्रैंकशैफ्ट नाचेगी। अब समझ, इस क्रैंकशैफ्ट के इस किनारे पे एक दांतेदार गराड़ी लगी है। तो चूंकि ये क्रैंकशैफ्ट है, इसके ऊपर एक गियर लगा हुआ है, तो चूंकि ये गियर किस पे लगा है, क्रैंकशैफ्ट पे लगा है, तो हम इसका नाम दे देते हैं क्रैंक गियर। क्रैंक गियर, ऐसा गियर जो क्रैंकशैफ्ट पे लगा है, उसका नाम क्या है, क्रैंक गियर। अब इस क्रैंक गियर के संपर्क में एक दूसरा गियर है। अब जैसे ही क्रैंकशैफ्ट नाचेगा तो ये क्रैंक गियर नाचेगा। क्यों, क्योंकि इस क्रैंकशैफ्ट के ऊपर ये क्रैंक गियर जो है बंधा हुआ है। बंधा हुआ है मतलब इस पे बांधा गया है। सर कैसे बांधा है, सुई धागे से या चिपका दिया है लेई से। अब हमें शैफ्ट के ऊपर, इस शैफ्ट के ऊपर एक गियर टाइट करना है, तो कैसे करें, सर इस गियर के ऊपर
आप सॉरी इस शैफ्ट के ऊपर एक गियर लाके लगा दीजिए, हम सुई धागे से सिल देते हैं। दूसरा बच्चा बोला नहीं सर सुई धागे से नहीं सर, हम लेई ले आते हैं सर, लेई से लगा देते हैं। तीसरा बोल रहा नहीं सर लेई काम नहीं करती, फेविक्विक ले आते हैं। नहीं मेरे बच्चे, इस शैफ्ट के ऊपर इस गियर को अगर बांधना है, एक तरीका होता है की वे एंड की, इसमें चाबी बना दी जाए और उससे लगा दिया जाए, मशीन डिजाइन में पढ़ेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट से इसको बांध दे, तो इसका मतलब इस शैफ्ट के ऊपर इस गियर का जो इनर रेस है या इनर होल है उसको हमने टाइटली फिट कर दिया, चाहे इंटरफेरेंस फिट से कर दिया या हमने चाबी से लगा दिया। चाबी वाली चाबी नहीं है जो सेल्फ लगाते हैं, ये चाबी मैकेनिकल मशीन डिजाइन वाली चाबी है, की एंड की वे। अब इसका मतलब अगर शैफ्ट नाचेगा तो ये गियर नाचेगा, जिस आरपीएम पे शैफ्ट नाचेगा उसी आरपीएम पे गियर नाचेगा, तो ये क्रैंक गियर नाचेगा। इसके साथ हमने दूसरा एक गियर जोड़ रखा है, इसके साथ हमने एक दूसरा गियर जोड़ रखा है। अब अगर क्रैंक शैफ्ट नाचेगा तो क्रैंक गियर नाचेगा, और क्रैंक गियर नाचेगा तो जिस डायरेक्शन में क्रैंक गियर नाचेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये गियर नाचेगा। इसको हम बोलते हैं कैम गियर। तो जरा समझिएगा बेटा, जो दूसरा वाला गियर है वो कैम गियर है और ये जो लगा हुआ था ये है क्रैंक गियर। लेकिन इन दोनों को अगर हम एक साथ बोलना चाहें, ये वाला जो है वो क्रैंक गियर है, हम यहां पे लिख रहे हैं बेटा क्योंकि वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था, ये है क्रैंक गियर। इसका मतलब जरा समझिए, जब इंजन चलेगा तो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक से वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रैंकशैफ्ट के रोटरी मोशन में बदलेगा। इस क्रैंकशैफ्ट का जो रोटरी मोशन है, जो भी इसका आरपीएम है, जो भी इसकी स्पीड है, वो मिलेगी क्रैंक गियर को। जब क्रैंक गियर नाचेगा तो वो अपने साथी गियर को नचाएगा। इस साथी गियर का नाम है कैम गियर, और इस गियर पे एक डंडी, एक शैफ्ट लगा हुआ है। इस शैफ्ट के ऊपर चूंकि आगे चल के यहां कैम लगी हुई है बेटा, तो इस शैफ्ट को हम लोग बोलते हैं कैम शैफ्ट। इसका मतलब समझिए, सबसे पहले क्रैंक शैफ्ट नाचा तो क्रैंक गियर नाचा। क्रैंक गियर के साथ चूंकि बंधा हुआ है दांतेदार गड़ारी है, ये क्रैंक गियर किसको चलाएगा, कैम गियर को चलाएगा। सर इस गियर को कैम गियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा जिस डंडी के ऊपर, जिस शैफ्ट के ऊपर ये लगा हुआ है उस शैफ्ट को हम लोग बोलते हैं कैम शैफ्ट। तो उसको कैम शैफ्ट क्यों बोलते हैं, शैफ्ट बोल दीजिए। मैंने कहा उसके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कैम लगी होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर दो कैम लगी होती हैं और इस कैम से ही आगे का खेल होता है, तो इसको बोलते हैं कैम शैफ्ट। तो आप समझिए, क्रैंक शैफ्ट से ताकत आई क्रैंक गियर पे, क्रैंक गियर से ताकत आई कैम गियर पे, कैम गियर से ताकत चली कैम शैफ्ट पे। अब चूंकि कैम शैफ्ट नाचेगा तो कैम नाचेगी, कैम नाचेगी तो फॉलोवर नाचेगा, फॉलोवर नाचेगा तो पुश रॉड नाचेगी, पुश रॉड चलेगी रेसिप्रोकेट करेगी, पुश रॉड चलेगी तो रॉकर आर्म चलेगा, रॉकर आर्म चलेगा तो ये वॉल चलेगा। तो अब धीरे धीरे समझने की कोशिश की, मुझे कोई जल्दी नहीं है, नई चीज है आपके लिए, अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगे। अब पावर जो ये थी क्रैंकशैफ्ट की पावर, इस वॉल्व को चलाने के काम आई। क्रैंकशैफ्ट पे जो ताकत मिलेगी वो पूरी ताकत अगर वॉल्व को चलाने में खत्म हो जाएगी तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, हमें वर्क तो मिलेगा नहीं, सारा वर्क ये खा जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, जो तुम्हें आउटपुट पे वर्क चाहिए वो मिल रहा है, थोड़ा बहुत खर्चा इधर भी होगा, कुछ घरेलू खर्चे तो होते ही हैं बेटा। मैं कमा के घर लाता था अपने परिवार के लिए, लेकिन मैं कहता था भाई मुझे 2000 रुपए दे दो, मेरा पेट्रोल चाहिए, मुझे टंकी का चाय वाय के लिए पैसा चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा। इसका मतलब 40,000 कमाता था तो 2000 रुपए मेरे अपने खर्चे थे। कितने हो गए 40,000 का 2000, 40,000 का 2000 5% हो गया, मतलब मेरी जो भी कमाई थी उसमें से 5% मेरे अपने खर्चे थे। तो घरेलू खर्चे इंजन के भी हैं भाई, तो ठीक है, जो बाकी आउटपुट है उससे काम चलाओ। आइए, इसका मतलब जरा देखते हैं इसी चीज को इस तरह से। अब देखिए, इंजन चला तो हमें ताकत मिली, कैसे मिली कई बार हो चुका है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ताकत मिली क्रैंकशैफ्ट पे, क्रैंकशैफ्ट से ताकत कहां पहुंची, क्रैंकशैफ्ट के ऊपर बंधा हुआ है क्रैंक गियर, क्रैंकशैफ्ट पे गियर जो है उसको क्रैंक गियर बोल दिया। इससे ताकत कहां गई, ये देखिए यहां पे गलत हो गया, क्रैंकशैफ्ट से ताकत आई क्रैंकशैफ्ट गियर पे, क्रैंकशैफ्ट से गलत हो गया बेटा, क्रैंकशैफ्ट गियर से आई क्रैंकशैफ्ट गियर पे, क्रैंकशैफ्ट से क्रैंकशैफ्ट गियर पे। इसके बाद बेटा यहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था कैम गियर पे, गलत गड़बड़ हो गया डायग्राम। क्रैंक गियर से कैम गियर पे, कैम गियर से आएगी कैम शैफ्ट पे, कैम शैफ्ट से आएगी कैम पे, कैम से आएगी फॉलोवर पे, फॉलोवर से आएगी पुश रॉड से, पुश रॉड से आएगी रॉकर आर्म पे, रॉकर आर्म से आएगी टैपट पे, टैपट से आएगी स्प्रिंग से, इस स्प्रिंग से जाएगी वॉल्व। तो नाउ दिस जो पूरा गुच्छा है, ये तंत्र मंत्र है, इसको बोलते हैं वॉल्व मैकेनिज्म। अब अगर आपसे मैं पूछूं वॉल्व कैसे चलते हैं, वॉल्व को कौन चलाता है,
वॉल्व को चलाने के लिए ताकत कहां से आती है, उस पावर के ट्रांसमिशन में रास्ते में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अब हमारे सामने आ गया वॉल्व मैकेनिज्म। तो वॉल्व मैकेनिज्म का मतलब वो मैकेनिज्म, वो तंत्र जो क्रैंकशैफ्ट की शक्ति को वॉल्व तक पहुंचाता है। कैसे होता है फिर से देखते हैं बेटा। क्रैंकशैफ्ट से ताकत आई क्रैंकशैफ्ट गियर को, जरा देखिए इस क्रैंकशैफ्ट से, इसको मिटा देते हैं फिर से एक बार दिखाने में आराम रहेगा। इंजन चला तो ये क्रैंकशैफ्ट नाचा, ये क्रैंकशैफ्ट नाच रहा है। ये क्रैंकशैफ्ट नाचेगा तो क्या होगा, ये क्रैंकशैफ्ट नाचेगा तो ये आपका जिस डायरेक्शन में आपका क्रैंकशैफ्ट नाचेगा उसी डायरेक्शन में आपका ये, उसी डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन देख रहे हैं ये, इस डायरेक्शन में क्या नाचेगा, क्रैंक गियर नाचेगा। इस क्रैंक गियर से जुड़ा हुआ है कैम गियर, तो जिस डायरेक्शन में ये नाचेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये नाचेगा। ये अगर इस तरह से नाच रहा है तो ये इसके अपोजिट नाचेगा। ये कैसे नाचेगा, ये होगा कैम गियर। तो क्रैंक शैफ्ट से आया क्रैंक गियर से आया कैम गियर, और कैम गियर से किस पे आ जाएगा, कैम गियर से आ जाएगा कैम शैफ्ट से किस पे आएगा, कैम पे, कैम से किस पे आएगा, फॉलोवर पे, फॉलोवर से किस पे आएगा, पुश रॉड से, पुश रॉड से किस पे जाएगा, रॉकर आर्म पे, और रॉकर आर्म के बाद यहां पे बेटा टैपेट और स्प्रिंग नहीं दिखाया गया है, आ जाएगा वॉल्व पे। यहां पे दिखाया गया, देखो बेटा स्प्रिंग वगैरह दिखाया गया। इतनी बात समझ पा रहे हैं तो बेटा हम लोग धीरे धीरे क्या है अपने वॉल्व मैकेनिज्म की तरह बढ़ गए। तो अब देखिए फिर से थोड़ा सा आगे, पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम शैफ्ट टू वॉल्व। सर क्रैंक शैफ्ट से क्रैंक शैफ्ट गियर, क्रैंक शैफ्ट गियर से कैम गियर, कैम गियर से कैम शैफ्ट से कैम, कैम से फॉलोवर, फॉलोवर से पुश रॉड से रॉकर आर्म से टैपेट से स्प्रिंग, स्प्रिंग से वॉल्व। दिस इज ऑल अबाउट, तो ये है पुश रॉड सिस्टम। अब जरा बताइए हमारी कैम शैफ्ट कहां है, सिलेंडर हेड के ऊपर है कि नीचे है, तो ये है आपका सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर है तो ये सिलेंडर का हेड होगा यहां पे। अब चूंकि इस सिलेंडर में चलेगा पिस्टन तो ये सिलेंडर हेड है, इस सिलेंडर हेड के ऊपर वॉल चलेंगे, ये बेटा इसी के अंदर है, ये इसके वॉल चलेंगे। तो कैम शैफ्ट कहां है, कैम शैफ्ट हेड के ऊपर नहीं है, बल्कि हेड के ऊपर क्या है, हेड के ऊपर हमारा वॉल्व है, हेड के ऊपर क्या है, वॉल्व है। तो दिस इज कॉल्ड ओवरहेड वॉल सिस्टम। इसमें कैम शैफ्ट होती है, यस सर। कहां होती है सर, नीचे होती है, क्रैंक शैफ्ट के बाजू में, क्रैंक शैफ्ट के बाजू में, ये क्रैंक शैफ्ट है इसके बाजू में। अब जरा इसी का हम लोग एनिमेशन देखें। अब जरा देखिए बेटा ये, अब जरा इसको देखिए, ये 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर है। अब इसमें देखिए जब ये इंजन चल रहा है तो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है। अब पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है तो चार्ज या एयर जो भी है, इसको देख के भी मालूम नहीं चल रहा है बेटा, इसको देख के भी नहीं मालूम चल रहा है कि पेट्रोल इंजन है कि डीजल। क्यों, न स्पार्क प्लग दिख रहा है, न इंजेक्टर दिख रहा है, न कार्बोरेटर दिख रहा है। हाँ हमें वॉल दिख रहे हैं, इनलेट आउटलेट वॉल। अब ये इनलेट आउटलेट वॉल सही समय पे खुल और बंद रहे हैं। कैसे खुल और बंद रहे हैं, क्योंकि इनको पावर ट्रांसमिट हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है बेटा, क्रैंक शैफ्ट पे पावर आई, ये है आपका क्रैंक शैफ्ट, इस क्रैंक शैफ्ट के ऊपर एक पुली लगी हुई है। अब यहां पे बेटा गियर ना होकर पुली है, तो क्रैंक शैफ्ट से पावर आई क्रैंक पुली पे। इस क्रैंक पुली से क्या लगा, एक पट्टा लगा हुआ है, इसको हम लोग पट्टा बोल सकते हैं, चेन बोल सकते हैं, आगे देखेंगे। और दूसरा वाला जो है बेटा बड़ा, ये गियर कौन सा, ये कैम गियर है। इस कैम गियर से शाफ्ट ताकत कहां आ रही है, इस कैम शैफ्ट पे आ रही है। इस कैम शैफ्ट पे क्या है, ये कैम बंधे हुए हैं। इस कैम के साथ ये क्या है, फॉलोवर है। फॉलोवर के बाद ये क्या है, पुश रॉड्स हैं। ये पुश रॉड के बाद क्या है, रॉकर आर्म है, और रॉकर आर्म से कहां जा रहा है, वॉल पे जा रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई ये कौन सा सिस्टम है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है कि 2 स्ट्रोक इंजन है, तो आप कहेंगे सर 4 स्ट्रोक इंजन है। ये सिंगल सिलेंडर की 4 सिलेंडर है, सर ये 4 सिलेंडर है। ये कौन सा कैम शैफ्ट सिस्टम है, ओवरहेड कैम शैफ्ट है कि ओवरहेड वॉल्व है। तो हेड के ऊपर क्या है, वॉल्व है, तो ये ओवरहेड वॉल सिस्टम है। अच्छा भाई ओवरहेड वॉल सिस्टम होता है तो कैम शैफ्ट नहीं होती, नहीं सर कैम शैफ्ट होती है, कैम शैफ्ट बाजू में होती है। किसके बाजू में, क्रैंक शैफ्ट के बाजू। तो आपको चित्र में मैंने पुश रॉड सिस्टम या ओवरहेड वॉल सिस्टम दिखाने की कोशिश की है। देखिए अब चूंकि बेटा यहां 4 सिलेंडर है, अब ताकत जब हम वॉल तक पहुंचा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, ये पुश रॉड है। अगर ये इंजन हाई आरपीएम का हो, कहने का मतलब अगर ये इंजन 20,000 आरपीएम पे चले तो ये पुश रॉड बहुत तेजी से अप डाउन करती है, तो इनकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, टूट फूट ज्यादा हो जाती है। तो अब जितने बड़े इंजन होते हैं और हाई आरपीएम पे चलने वाले होते हैं उसमें ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दूसरा वाला सिस्टम जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, या ओवरहेड कैम शैफ्ट।
तो इसका मतलब इतना अगर आपके समझ में आया है तो इसमें कैमशैफ्ट बाजू में है बेटा, अभी कैम वाले के ऊपर छोटी छोटी बातें और होंगी। फिलहाल मैं तीनों सिस्टम दिखा रहा हूं आज आपको। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग बेटा थोड़ा सा नेक्स्ट टर्न पे करेंगे आराम से। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये। अब ये देखिए क्या है, SOSC, सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट। अब की बार देखिए, ये है आपका जो ये मेन शैफ्ट है, ये बीच में क्या है, ये है आपका क्रैंकशैफ्ट। अब क्रैंकशैफ्ट नाच रहा है तो इसके ऊपर जो पुली बंधी है वो नाच रही है। अब ये पुली बंधी हुई है वो नाच रही है। अब इससे एक बेल्ट है जो ऊपर गई है, और ये जो ऊपर है ये है आपका कैमशैफ्ट। अब कैमशैफ्ट कहां है? हेड के ऊपर क्या है? कैमशैफ्ट है। एक है कि दो हैं? सर एक है। तो ये क्या हो गया? सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट। अब इस कैमशैफ्ट के ऊपर कैम बंधी है। अब ये कैम जब इस फॉलोअर के ऊपर आएगी, जिस तरह से आएगी, जितनी देर आएगी, अब यहां पे बेटा थ्योरी ऑफ मशीन में आप लोग पढ़ते हो कैम। जब आप वहां कैम पढ़ते हो तो बेटा कुछ इस तरह से होती है कैम, और वहां पे होता है बेटा एसेंड, डिसेंड और ड्वेल। तो अब ये कहलाता है, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, कैम का प्रोफाइल। कैम के प्रोफाइल के ऊपर ये आधारित होता है। अब हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे बाद में। हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं आपको SOSC, सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट। सर DOSC भी होती है? बिल्कुल होती है। आइए देखिए, अब की बार देखिए क्या है, वही 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर हैं, 4 पिस्टन हैं, एक क्रैंकशैफ्ट है, 4 कनेक्टिंग रॉड हैं, लेकिन इस बार 2 कैमशैफ्ट है। अब एक चीज इंटरेस्टिंग देखने वाली होगी कि एक एक सिलेंडर में 4-4 वॉल्व हैं अगर आप देखेंगे, और चूंकि 4-4 वॉल्व हैं तो अभी जरूरत पड़ेगी DOSC की। फिलहाल ऊपर आपको 2 डंडियां दिख रही हैं, यहां 2 आपको दिख रहे हैं कैमशैफ्ट, तो कहलाता है डबल ओवरहेड कैमशैफ्ट। तो हम लोग धीरे धीरे बेटा अपने वॉल मैकेनिज्म पे आ गए। अब इस वॉल मैकेनिज्म से संबंधित छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे ओरल न्यूमेरिकल बनते हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट पे देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग आज लेक्चर को यहीं पे रोक रहे हैं। अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को लेके। आज हम लोगों ने जो कुछ देखा है उसमें मेन चीज जो इन्वॉल्व हुई है वो है थोड़ा सा वॉल मैकेनिज्म। और वॉल मैकेनिज्म हमेशा बेटा 4 स्ट्रोक इंजन में होता है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।